यौन शोषण को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन बनी, परंतु हम ये देख रहे हैं कि विशाखा गाइडलाइन बनने के बाद भी कार्यस्थल पर यौन शोषण नहीं रुक रहा है। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, सामूहिक कायरता के लिए सामूहिक दंड होना चाहिए। बांदा वाले मामले में जहां एक सिविल जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की, पर इस देश की महिला जजों की तरफ से, महिला वकीलों की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी और इस देश की जनता भी खड़ी नहीं हुई। तो एक तो विशाखा गाइडलाइन पर बताएं, दूसरा कर्नाटक के हाई कोर्ट का जो फैसला है, सामूहिक कायरता के लिए सामूहिक दंड निर्धारित किया जाए। आप इस पर अपनी टिप्पणी दें। जी आराधना जी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते और मेरे पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्ते। यहाँ पर जो आज जो बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है, और उसमें मुझसे जो खास टिप्पणी की बात की गई है, मुझे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बारे में बात करनी है। तो इसका ये 1997 में इसको डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट से। और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में मैं एकदम संक्षिप्त में इसके आपको इसके फैक्ट्स बता देती हूँ। 1992 में राजस्थान सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए एक योजना चलाई थी, और भंवरी देवी नाम की एक कार्यकर्ता थी गांव की, और वो उस बाल विवाह रोकने की योजना में काम करती थी। तो उस महिला थी, उसके ही गांव में एक साल की बच्ची का बाल विवाह हो रहा था, और उसने उस विवाह को रोकने की कोशिश की, और काफी उसका विरोध हुआ, भंवरी देवी का, उसके हस्बैंड का भी विरोध हुआ। फिर कुछ भी हो नहीं सका तो उसने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, पर पुलिस भी भंवरी देवी के फेवर में नहीं आई और कोई शिकायत नहीं हुई। और उसका खराब परिणाम ये हुआ कि वहां गांव के 5 जो आदमी लोग थे, उन्होंने भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, और उसके पति को भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया। फिर इसके बाद भंवरी देवी पुलिस स्टेशन गई अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो स्थानीय पुलिस ने अपनी शिकायत भी नहीं दर्ज की। फिर वहां पर ये धीरे धीरे ये मामला बाहर फैला, और जो महिला उत्पीड़न और महिला शोषण के नाम से जो भी एनजीओ थी, वो एनजीओ इकट्ठी हुई, और उन एनजीओ ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से पूरा केस चला। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइनली 1997 में इस केस को डिसाइड किया गया, और उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए, उसमें गाइडलाइंस दी गई। सबसे पहले तो यहाँ पर गाइडलाइन में ये है कि किसी महिला को वर्क प्लेस पे, जहां पर भी वो काम कर रही है, वहां पर उसको छूना या छूने का प्रयास करना, फिर गलत तरीके से देखना या गलत तरीके से या उसको घूरना, फिर उसके यौन संबंध बनाने के लिए उसको बार बार कहना या उसको मतलब दबाव डालना, फिर अश्लील टिप्पणियां करना या अश्लील चुटकुले भेजना या सुनाना या इस तरह के कमेंट करना, फिर पॉर्न फिल्म दिखाना। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस थी कि मतलब ये सब अगर किसी महिला के साथ हो रहा है तो समझिए कि वो महिला अपने कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकार है। अब इसके अंदर क्या प्रोविजंस किए गए, क्या प्रावधान किए गए, उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। इसके अंदर मतलब एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वहां बनाई जाए जहां पर 10 या 10 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। हम कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज की बात करें तो जहां पर ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, या कहीं पर भी जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जहां पे 10 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो उसके अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए, और उस कंप्लेंट कमेटी की जो अध्यक्ष होगी वो महिला ही होगी, और 10 सभ्यों में से मेजॉरिटी महिला होगी, मतलब कि समझ सकते हैं 6-4 के रेशियो से इस तरह से कमेटी बननी चाहिए। और इस कमेटी के अंदर जो भी एनजीओ, स्थानिक एनजीओ है जो महिला यौन उत्पीड़न के लिए काम कर रही है, उन एनजीओ में से भी एक महिला को उसके अंदर प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये कमेटी की गाइड प्रावधान में बताया गया। और साथ ही कहा गया कि अगर किसी महिला की ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंदर
कोई कंप्लेंट आती है, कोई शिकायत आती है, तो ये कमेटी उस शिकायत के ऊपर, उसकी महिला की बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, तहकीकात करेगी और 90 दिनों के अंदर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और उसके बाद उसके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं कि जो अगर दोषी पाया जाता है तो उसके सामने फिर एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है, और वो 354 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। और अगर वो पहली बार अभियुक्त बनता है तो उसको 3 साल तक की सजा, फिर अगर वो दोबारा से उसी तरह का अपना रवैया उसका खत्म नहीं होता और अपनाता है तो उसको 7 साल की सजा। और इस बात के साथ मैं आपको एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि ये गाइडलाइन तब डिसाइड हुई जब कोई स्थानिक हमारे पास कानून नहीं था। तो उसके बाद 2013 में पार्लियामेंट ने द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 पास किया। उससे पहले तक विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की गाइडलाइन से ही सभी वर्क प्लेस पर एक कमेटी चल रही थी। और जब ये कानून बना है, इस कानून के बनने के बाद भी अगर मैं आपका ध्यान करवाऊं तो 2018 में एक मूवमेंट चला था, और वो मूवमेंट बहुत ही उसने जोर पकड़ा था, पूरे देश भर में वो मूवमेंट चला था। उस मूवमेंट का नाम था मी टू मूवमेंट था। और उसमें सबसे पहले तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर आरोप लगाए थे कि नाना पाटेकर ने उसको एक डांस सीक्वेंस में गलत तरीके से, इनएप्रोप्रिएट तरीके से छूने का प्रयत्न किया है। तो उसके बाद विनीता नंदा करके एक डायरेक्टर राइटर हैं, उन्होंने भी अपने आलोकनाथ, जो कि आपने देखा होगा कई सारे सीरियलों में आलोकनाथ हैं, उसको उनके सामने भी आरोप लगाया कि 19 साल पहले उसके साथ भी रेप हुआ था, आलोकनाथ ने किया था। और उसके बाद तो समझो मी टू की छड़ी लग गई, और ये सभी की सभी महिलाएं थी। अच्छा, अब इसके अंदर अब आप देखा जाए तो हाल फिलहाल में जो वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो जो महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान महिला खिलाड़ियों के साथ जो यौन शोषण हुआ है, तो वो यौन शोषण भी इस वजह से वो काम कर, मतलब खिलाड़ी हैं और वर्क प्लेस ही कह सकते हैं उसको भी इनडायरेक्टली, और उनके साथ यौन शोषण हुआ। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी का एमपी है, उसने लगातार किया उसके साथ गलत बच्चियों के साथ, और उसको एफआईआर बाद में सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद हुई। तो यहाँ पर महिला खिलाड़ी की बात आई। फिर अभी जो हम महिला जज की बात कर रहे हैं, जो हमने पिछली बार एपिसोड में भी इसके ऊपर बोला था कि एक महिला जज वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वर्क प्लेस पे फिर कौन सुरक्षित हो सकता है। तो यहाँ पर जो अभी महिलाओं की हालत अभी भी सुधरी नहीं है। कहने को तो नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास कर दिया है, ये कह के कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा के अंदर हम टिकट दे, मतलब उनको उम्मीदवार बनाएंगे, उनके लिए आरक्षण रखेंगे। पर लेकिन उसका कोई सर पैर ठिकाना तो है नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है। जैसे मोदी जी और जुमलेबाजी करते हैं कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, गटर से तुम नानी के से गैस निकाल लो और चाय बना लो, पकोड़े तल लो, इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। सेम उसी तरीके से मैं समझती हूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी वैसा का वैसा ही है, जिसका कोई सर पैर ठिकाना है नहीं। अब यहाँ पे आपने देखा है कि इस जो महिलाओं के साथ शोषण होता है, जो अत्याचार होता है, वो दरअसल आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 21 जो कि हमारे मौलिक अधिकारों में आते हैं, उसका हनन होता है। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, अर्थात कि लॉ के सामने, कानून के सामने सब समान है। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। तो ये सब। फिर आर्टिकल
19(1) जी क्या कहता है कि हर किसी को अपना कोई भी प्रोफेशन अपनाने का, स्वतंत्र तरीके से अपनाने का अधिकार है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है, लाइफ टू लिबर्टी एंड लाइफ टू लिव। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं उसके, ये मौलिक अधिकार में मिलते हैं। और मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को उसके बचपन से, उसके जन्म के साथ, इवन माँ के पेट में होने के साथ से बचपन उसको मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। परंतु हमारी बहनों को क्या ये मौलिक अधिकार प्राप्त है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ भी जब यौन शोषण हो जाता है, तो फिर जो बच्चियां हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो गांव में रहती है, आप और हम समझ सकते हैं कि उनके साथ कितनी हालात खराब होती होंगी। और जिस तरीके से आपने अभी जो अपने डिटेल्स दी हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के बाद, और ये बताया गया है कि कहाँ पर कितना परसेंटेज अभी अपराध बढ़ गए हैं, इसके अंदर फिर हम घरेलू हिंसा के अपराधों को भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर कानून तो बन जाते हैं। मैं बार बार जब भी कभी मेरी होती है तो मैं बता, कानून बनते हैं पर आपके कानून पास, का, हाँ, कानून मैं का आपके पालन पास, नहीं होता है। इसीलिए बस आज मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ। जी जी, नमस्कार।